सो ही गाइस फाइनली आ चुकी है एक और ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है द वॉर ऑफ कार्ड्स। जो कहानी होने वाली है हमारे हीरो चेनमू की, जो कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट होता है लेकिन वो आगे चल के बनने वाला है गॉड ऑफ कार्ड्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गार्डियन को दिखाते हुए, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है एक कार्ड को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि ये असल में कोई नॉर्मल सा कार्ड नहीं होता बल्कि उसके अंदर होती है लाइफ मेकिंग की पावर। यहाँ तक कि इसके बारे में तो हमें ये भी बताया जाता है कि इस कार्ड वर्ल्ड के अंदर इसी सबसे पावरफुल कार्ड के अंदर भरे पड़े हैं ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो दुनिया है वो असल में चलती है कार्ड्स के ही बिना पर, और इन सभी में सुप्रीम माना जाता है कार्ड ऑफ गॉड को। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि हासिल कर लेते हैं मास्टरी वो भी कार्ड्स में, तो फिर उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है गॉड्स के द्वारा इस दुनिया को चलाने की, यानी कि वही लोग इस दुनिया की लेगेसी को संभालने का काम करते हैं। और जो सुप्रीम गॉड ऑफ कार्ड है उसका मास्टर अभी तक सैकड़ों सालों में कोई भी नहीं बन पाया, क्योंकि वो जो कार्ड है उसकी पावर्स अभी सोई हुई है, वो जागेगी उसके मालिक के मिलते ही। वजह से कार्ड ऑफ गॉड को अब भेज दिया गया था अर्थ पर इस दुनिया में उसका नया मालिक को चूज करने के लिए, जो कि बहुत ही जल्द उसको मिल जाएगा और ये कार्ड उसे ही अपनी पावर्स को भी दे देगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका होता है कार्ड ऑफ गॉड के जागने का। जो कार्ड ट्रेवल करते हुए पहुंच जाता है एक छोटी सी शॉप के अंदर। इसके बाद अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक वेपन मेकिंग कंपनी को, जहाँ पर सारे के सारे कॉर्पोरेट वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। जिन सभी के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं उन सभी लोगों के काम भी अलग अलग ही थे, और यहाँ का जो पावर सोर्स होता है वो भी एकदम ही सिक्योर जगह थी, जहाँ से एक्चुअली में एक दरवाजा खुलने वाला होता है टेलीपोर्टेशन के लिए, जिसके ओपन होते ही अब यहाँ से सारे के सारे वेपन्स को ले जाया जा रहा था। यहाँ पर जैसे जैसे करके कंटेनर्स आ रहे थे वर्कर्स अपने काम में भी लगे हुए थे, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को भी आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी इस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए दिखाया जाता है कुछ डार्क एनर्जी को, जहाँ से अब लोगों के सामने अपीयर हो जाती है एक लड़की, जो कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रही थी, जिसके पास में एबिलिटी होती है सुपर फास्ट स्पीड की, क्योंकि वो पलक झपकते ही काफी स्पीड के साथ में आगे बढ़ती है और सामने आने वाले सभी के सभी वर्कर्स को जान से मारते जाती है, क्योंकि उसके पास में होता है एक थंडर फायर वेपन। और एक्चुअली में इस कंपनी के अंदर रिपेयर किए जाते हैं कार्ड्स को, जिसकी वजह से अब तभी सामने आ जाता है एक बहुत ही पावरफुल गार्ड, और उसके पास में भी पावर्स के नाम पे होता है एक बहुत ही स्पेशल कार्ड, जो अपने कार्ड को लगाता है और उसकी मदद से बना लेता है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी शील्ड को, जिसके साथ साथ अब यहाँ पर और भी काफी सारे सोल्जर्स आ चुके थे उनको रोकने के लिए, जिन सभी के सभी लोगों ने अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए एनर्जी शील्ड को बना लिया था, जिनके ऊपर अब काफी स्पीड के साथ में अटैक करने के लिए आने लगती है वही लड़की, जिसकी वजह से गार्ड ने अपने पावर से एक काफी खतरनाक स्लैशिंग अटैक भी कर दिया था, लेकिन वो लड़की अपने आप को बचाती है। उसके साथ साथ और भी काफी सारे बंदे आ चुके थे, जिनके पास में भी मौजूद होती है सुपर नेचुरल पावर। किसी के पास में स्पीड होती है तो किसी के पास में स्ट्रेंथ, तो किसी के पास में दोनों ही चीजें होती हैं, जिनमें से तभी दो फाइटर्स बढ़ने लग जाते हैं इन्हीं सोल्जर्स को जान से मारने के लिए, जो कि स्पीड के साथ में जाते हैं और इस शील्ड से टकरा जाते हैं, जिससे कि वाकई में उन सभी लोगों के द्वारा बनाई गई वो शील्ड भी ब्रेक हो गई थी। जिसके बाद फिर इन लोगों ने इन सोल्जर्स को मारना भी शुरू कर दिया था। जब तक ये फाइट चल ही रही थी उसी मोमेंट पर यहाँ पर आ जाता है उन्हीं सभी सोल्जर्स का जनरल, जिसके पास में भी पावर्स के नाम पे मौजूद होता है एक बहुत ही स्पेशल कार्ड, जिसको सेटअप करते हुए वो कहने लगता है कि चलो अब खत्म भी करो ये चूहे बिल्ली का खेल। जिसके बाद अब उन्होंने यहाँ पर निकाल ली होती है अपने एक स्पिरिचुअल रॉड को, जिसकी मदद से वो यहाँ पर सभी के सभी हमलावरों के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिसकी पावर्स वाकई में काफी कमाल की होती है, क्योंकि वो अकेले ही इन सभी के सभी लोगों को टक्कर दे रहे थे। जिस मोमेंट पर जैसे एक हमलावर लड़की अटैक करने वाली होती है उनके ऊपर, उन्होंने अपनी रॉड के केवल एक ही अटैक के साथ में उसको जान से मार दिया था, जिससे कि बाकी के जो हमलावर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उनके साथ में फाइट करने लगे थे। जनरल का पावर लेवल वाकई में काफी कमाल का होता है, क्योंकि वो अकेले ही इन हमलावरों की टीम के काफी सारे लोगों को मार भी चुके थे। जो नजारा देख के उस टीम की जो लीडर होती है, जिसका नाम हमें बताया जाता है ज़ारा, वो काफी गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए जा रही होती है जनरल के ऊपर। इसका साथी उससे कहता है कि ज़ारा ज्यादा भावुक मत बनो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तो फिर ज़ारा अपने विप की मदद से काफी खतरनाक हमले करने लग जाती है जनरल के ऊपर। जनरल भी अपनी रॉड की मदद से अटैक कर रहे थे, लेकिन ज़ारा कहती है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ, तुमने जो भी किया है उसका
खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बदले की शुरुआत ही हुई है, जिसने वाकई में अपने विप के काफी खतरनाक हमले करते हुए जनरल को इंजर्ड भी कर दिया था। जिसके बाद ज़ारा नीचे आकर जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तो जनरल तुरंत ये सारे के सारे कंट्रोल को भेज देते हैं सेंटर में, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर सारे के सारे कवरेज को संभाले। जैसे कि अब यहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही पावरफुल टैंक, चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अटैक कर देता है ज़ारा के ऊपर। लेकिन ज़ारा को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं उसके मास्टर। जिसके बाद अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पर अब हम लोग एक घर के अंदर देख पाते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है चैनमो। और यही होता है हमारी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक स्टूडेंट होता है और वो कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करते रहता है। ऑब्वियसली ये कार्ड्स की दुनिया है, तो सारी की सारी चीजें चलती हैं कार्ड्स के ही बिना पर। चैनमो यहाँ पर अपने किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, एक्चुअली में वो यहाँ पर बना रहा होता है अपने लिए एक न्यू कार्ड को। साथ ही उसके चारों तरफ ही हम लोग घूमता हुआ देख पाते हैं एक छोटे से कॉकरोच को, जिसके बारे में चैनमो बताता है कि ये तो है असल में उसका छोटा सा दोस्त। चैनमो यहाँ पर अपने लिए जिस कार्ड को बना रहा था वो उसको इस तरीके से डिजाइन करता है, ऐसा कार्ड आज तक कभी भी किसी ने भी डेवलप नहीं किया। इसके प्रोग्राम को, जिसकी पावर्स को चैनमो ने अपने हिसाब से ही सेट किया था, लेकिन वो कितना कारगर होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो उस कार्ड को बनाता है और रख लेता है अपने आगे के यूज के लिए। और साथ ही साथ ये जो दुनिया होती है वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बन चुकी थी, जहाँ पर चैनमो जब और भी न्यू कार्ड्स को डिजाइन कर रहा था, तो उसी मोमेंट पर चैनमो की लैंडलॉर्ड दरवाजे को खटखटाने लगती हैं और ये कहती हैं कि चैनमो, तुम आकर अभी तक अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ मेरे होते हुए तुमने दरवाजे को लॉक करने की हिम्मत भी कैसे की। मुझे ये बता दो, क्या तुम और कहीं पर जाना नहीं चाहते, या फिर पूरे दिन भर इसी छोटे से कमरे में घुसे रहना चाहते हो? और तुम्हारा जो 6 महीनों का किराया बाकी है उसे भी आज की आज ही दे दो। जिनके दरवाजे को खटखटाने की वजह से वो जो छोटा सा कॉकरोच होता है उसके ऊपर एक छोटे से बॉक्स गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जहाँ पर चैनमो की लैंडलॉर्ड ये कहने लग जाती है कि अगर तुम दरवाजे को नहीं खोलोगे तो मैं भी बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर दूंगी, ताकि तुम बाहर भी ना निकल सको। तभी चैनमो को याद आता है कि सुबह 8 बजे से उसका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए उसको वक्त रहते अपने कॉलेज में भी पहुंचना होगा। चैनमो खुद भी इस बात से डर रहा था कि पता नहीं वहाँ पर अब उसके साथ में क्या होगा, इसीलिए उसको सबसे पहले यहाँ से जाना होगा अपने अंकल हुआ के पास में, जहाँ से अब चैनमो तुरंत ही निकल चुका होता है खिड़की के रास्ते से। और अब चैनमो हमें ये बताता है कि वो जहाँ पर रहता है उसको कहा जाता है टियानयू फेडरेशन, जो कि पड़ती है इस डोंगशेंग एक्रोपोलिस जनरल एरिया में। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि उसका एक सपना है कि वो बनना चाहता है एक कार्ड मेकर, एक ऐसा कार्ड मेकर बनना चाहता है जैसा कि आज तक ना हुआ हो। भले ही चैनमो इस समय पर केवल 1 स्टार का एनर्जी कार्ड ही बना सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल और कॉमन होता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैं चैनमो बनाऊंगा बहुत ही स्पेशल कार्ड्स को, जिससे कि चैनमो तुरंत ही यहाँ से भागते हुए जा रहा होता है अपने अंकल हुआ की तरफ, जिनकी शॉप के अंदर जाते ही वो ढूंढने लग जाता है अपने लिए एक पेन को, जहाँ पर तभी चैनमो को एक छोटा सा स्टोन नजर आता है जिसको उसने उठा भी लिया था। साथ ही उसको वहीं पर एक और कार्ड डला हुआ दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली में होता है कार्ड ऑफ गॉड, लेकिन उसके उठाते ही वो कार्ड दोबारा से वहीं पर ही गिर जाता है, क्योंकि वहां पर आ चुके होते हैं अंकल हुआ, जो कि चैनमो के कान को खींचते हुए कह रहे थे कि मैंने भी सब कुछ साफ किया और तुम दोबारा से बर्बाद करने के लिए आ गए। रोज रोज अपना ये जो दिमाग लगाते हो उसकी वजह से जरा अपनी आंखों को तो देखो, इतनी ज्यादा छोटी होती जा रही है। चैनमो कहता है अंकल हुआ मुझे जरूरत है एक पेन की। अंकल हुआ उससे कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें मेरे बिलबोर्ड को बाहर निकालने में हेल्प करनी होगी। चैनमो को भी जल्दी जाना था, इसीलिए अंकल उससे कहते हैं कि जल्दी से मेरी हेल्प करो। इसलिए दोनों की दोनों डिजिटल बिलबोर्ड को निकालने लगते हैं। चैनमो उनसे कह रहा था कि अंकल वैसे आपने सारे के सारे पेन कहाँ पर रख दिए? अंकल उससे कहते हैं कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर तुम्हें कौन सा पेन चाहिए? तो चैनमो कहता है कि मुझे चाहिए मेरा कार्ड पेन, जिसकी मदद से मैं नए कार्ड्स को बना सकूं, क्योंकि असल में उसका जो कार्ड पेन है वो ब्रेक हो चुका है। इसने गलती से उस बिलबोर्ड को रख दिया होता है अंकल के पैर पर। अंकल उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी जवान हड्डियों से मजबूत तो हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पेन देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बिलबोर्ड को ओपन कर दो। जहाँ पर चैनमो ने तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया होता है उस डिजिटल बिलबोर्ड को, लेकिन ये जो बिलबोर्ड होता है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, जैसे कि उसके अंदर कोई खराबी आ चुकी हो। अंकल उससे कहते हैं कि तुम अपने कार्ड बनाने में इतना ज्यादा बिजी रहते हो कि तुमने पता नहीं कितने सारे कार्ड पेन को ब्रेक कर दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी पेन है। चैनमो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो अंकल उससे कहते हैं कि मुझे भी तो कुछ दे दो। तो चैनमो उनको पैसे देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो जाने से पहले अंकल से पूछता है कि वैसे आपके पास में जो बेकार सा और काफी अजीब सा कार्ड डला है, क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ? देखने में तो किसी काम का नहीं लगता और शायद आपके लिए ये काम का होगा भी नहीं। तो अंकल उससे कहते हैं कि ठीक है, जो भी बेकार कार्ड हो तुम उसको चाहो तो ले जा सकते हो। जिनका शुक्रिया अदा करते ही चैनमो काफी स्पीड के साथ में यहाँ से जाने लगा था अपने कॉलेज की तरफ। वो कहते जाता है कि मैं आपके बिलबोर्ड को शाम के वक्त में ठीक करने
की कोशिश करूंगा। और साथ ही तभी हम अंकल के पास में देख पाते हैं एक कार्ड को जो कि उनके बिलबोर्ड का होता है और वो उसी को ठीक करने की ही कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैन मू की ट्रेनिंग क्लास को, जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे थे। लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट इस टीचर को तो सीरियस लेता ही नहीं है। किसी को नींद आ रही थी तो कुछ लोग मस्तियां भी कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ही छिछोरी टाइप की भी थी। यहाँ पर आने वाला होता है जुओ फैमिली का एल्डेस्ट सन, जो कि अपनी फ्लाइंग कार से एक बहुत ही शानदार एंट्री मारता है सभी लोगों के सामने। जहाँ पर तभी क्लास में मौजूद टीचर ये कहने लगते हैं कि आप लोगों का एग्जाम अब बहुत ही जल्द शुरू भी होने वाला है। जो भी इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसको मौका मिल सकता है सिटी के अंदर डोंगवे यूनिवर्सिटी में एडमिट होने का। और ये मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए एक काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसलिए तुम लोगों को अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो स्टूडेंट होते हैं वो तो टीचर की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बल्कि वो तो चीजों को उठा कर फेंकते हैं, जिनमें से कुछ तो लग जाती हैं उसी टीचर को ही। इस मोमेंट पर अब तभी एंट्री होने वाली होती है मिस्टर जुओ की, जो कि असल में होते हैं डोंगवे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट। और इनका हमें पूरा नाम बताया जाता है सीनियर जुओ टेंगी, जो कि एक्चुअली में यहाँ पर होने वाले इस एग्जाम को इन्विजिलेट करेंगे, जिनका स्वागत यहाँ पर तालियां बजाते हुए भी किया जाता है। अभी हम रास्ते में भागते हुए देख पाते हैं चैन मू को, जिसको बहुत ही कम समय बचा हुआ था एग्जाम में एंट्री लेने का। अभी हम मिस्टर जुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हें ये पता लग पाता है कि ये सभी के सभी हैं एक नंबर के निहायती बेवकूफ स्टूडेंट। अभी हम उस टीचर को देख पाते हैं जो कि मिस्टर जुओ का शुक्रिया अदा कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन सभी हरामी बच्चों को संभालने की हिम्मत उस टीचर के अंदर नहीं थी। मिस्टर जुओ कहते हैं कि टीचर अब आप यहाँ से जाइए, यहाँ का सब कुछ अब मैं खुद से ही संभाल लूंगा। फिर जब वो टीचर यहाँ से जा रहे थे वो गलती से टकरा जाते हैं एक दरवाजे से, जिससे कि सभी के सभी स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिस्टर जुओ कहते हैं कि बस करो, अब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए, क्योंकि अब एग्जाम देने का वक्त हो ही चुका था। इस मोमेंट पर तभी पहुंच जाता है चैन मू, जो कि जब अपनी सीट पर पहुंचने वाला था तो एक स्टूडेंट गलती से उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से चैन मू का जरूरी लिक्विड नीचे गिरकर टूट जाता है। मिस्टर जुओ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं और ये ले सकता हूँ, लेकिन मिस्टर जुओ से कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये स्टूडेंट किसी भी हाल में पास तो नहीं होने वाला। चैन मू किसी और से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। चैन मू को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। उसे किसी भी हाल में कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि एक स्टार कार्ड को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी होती है वो होती है ब्लू कार्ड इंक, और इस इंक को बनाने के लिए जरूरत होती है ब्लू स्टनर स्टोन की, जिसको ग्राइंड करने पर और थोड़ा सा वाटर मिलाने के बाद फाइनली बन के तैयार हो जाता है वही लिक्विड। सोचने लगता है कि सबसे जरूरी जो मटेरियल है वो होता है वही स्टोन। चैन मू को याद आता है कि वो स्टोन तो अभी भी है उसके पास में, इसकी मदद से उसको ग्राइंड करने के बाद शायद वो उसको बना भी सकता है। तो चैन मू से स्टोन को ग्राइंड करता है और फाइनली बना लेता है ब्लू इंक को। जिस मोमेंट पर तभी हम क्लास के बाहर देख पाते हैं किसी लड़की को, जो कि तभी बाहर बुला लेती है मिस्टर जुओ को। मिस्टर जुओ तभी बाहर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मिस टैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मिस टैंग कहती है कि सीनियर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास से कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए आई हो सकता है कि यहाँ पर भी मेरे कुछ नए दोस्त बन जाएं। तो मिस्टर जुओ कहते हैं कि देखो ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये तो वो रीजन नहीं है, जो भी है तुम मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर मिस टैंग मिस्टर जुओ से कहने लगती है कि मैं असल में थोड़े समय के लिए आपकी शटल कार को ले जाना चाहती हूँ, अगर आप कहो तो क्या प्लीज मैं उसको ले जा सकती हूँ। हम चैन मू को देखते हैं जिसको अभी भी एक और एलिमेंट की जरूरत थी, जिसको आकर वो कहाँ से प्राप्त करेगा ये चीज तो उससे खुद भी पता नहीं होती। जब उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो कहता है कि अब तो मुझे अपने बालों को ही सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे कि वो तुरंत अपने बालों को नोच कर निकाल लेता है, जो नजारा देख के बाकी के स्टूडेंट तो चौंक जाते हैं, जिसको चैन मू जलाता है और अपने यूज में भी ले लेता है। तभी हम मिस्टर जुओ को देख पाते हैं जो कि मिस टैंग से ये कहने लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भी सिटी के अंदर कितना ज्यादा क्योस फैला हुआ है, वो भी चारों तरफ, और काफी सारी जगहों पर इलीगल वेपन्स भी देखे गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम यहाँ से कहीं पर भी बाहर जाओ। और साथ ही साथ तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम असल में कौन हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि तुम किसी भी हाल में किसी भी मुसीबत में पड़ो। मिस टैंग कहने लगते हैं कि सीनियर आपको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, ये भी हाल ही में मैंने कितने अच्छे दोस्तों को बनाया, आप खुद ये सोचिए कि अच्छे लोगों के मेरे साथ में होने की वजह से आखिर कौन ही होगा जो कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मिस्टर जुओ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें तो इस ट्रेनिंग क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनमें से कोई भी तुम्हारा फ्रेंड बनने के लायक भी है, क्योंकि इनमें से कोई भी मुझे उतना मेहनती नजर नहीं आया जितना कि होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उनमें से किसी को भी ये तक नहीं पता कि
कि आखिर 1 स्टार एनर्जी कार्ड बनाते कैसे हैं। तुम खुद ही मुझे ये बताओ, क्या इनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे टैलेंट का दोस्त बनने के लायक भी है। तभी हम चैनमू को देख पाते हैं जिसने फाइनली बना लिया होता है अपने इस ब्लू इंक को, जो कि इसमें थोड़ी सी वाटर को ऐड करता है और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना ही लेता है। और अब बारी आ चुकी होती है उसके पेन को यूज करने की। तभी हम मिस टैंग को देखते हैं जो कि अपने सीनियर से ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम केवल बाकी लोगों को अपने सामने नीचा दिखाना चाहते हो। इसी वजह से वो उसकी बिना बात को सुने ही जाने लगती है, तो उसको रोक लेते हैं मिस्टर जुओ। मिस्टर जुओ कहते हैं कि क्या वाकई में तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? चलो आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने साबित करके ही दिखा देता हूँ। अगर इतने सारे स्टूडेंट में से किसी ने भी 1 स्टार एनर्जी कार्ड को बना लिया तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। मिस टैंग कहती है कि चलो देख लेते हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। इससे कि वे दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं क्लास के अंदर, जहां पर हम तभी चैनमू को देख पाते हैं जिसने फाइनली बना लिया होता है एक 1 स्टार के कार्ड को, जो कि वो तुरंत ही दिखाने लगता है सीनियर जुओ को। चैनमू के टैलेंट को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग तो चौंक ही जाते हैं। चैनमू मिस्टर जुओ के पास में जाता है और उनसे ये कहता है सीनियर मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। इसी वजह से वो अपना कार्ड दिखा के तुरंत ही यहाँ से जाने भी लगा था। जो नजारा देखकर मिस टैंग तभी मिस्टर जुओ से ये कहने लगती है इस लड़के ने ये जो कार्ड बनाया है क्या आप उसको क्वालिफाई करोगे? मिस्टर जुओ कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि इसके पास में ब्लू कार्ड इंक ना होते हुए भी इसने आकर ऐसा कैसे कर लिया। बल्कि इसने तो सबसे पहले कार्ड को एकदम परफेक्टली डिजाइन भी करके दे दिया। कार्ड देख के मिस्टर जुओ भी शॉक हो गए थे और वो उसकी एनर्जी को चेक करने लगते हैं अपने डिवाइस के अंदर, जो कि पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ था और पास हो चुका होता है चैनमू। जो चीज देखकर मिस टैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही उसकी कार की की को लेकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर जुओ कहते हैं कि इस लड़के ने 1 स्टार कार्ड को इतनी लोअर कॉस्ट में कैसे बना लिया। इसी वजह से मिस्टर जुओ का जो इंटरेस्ट होता है वो चैनमू में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। कैसा डिसाइपल उन्होंने अभी तक हाल फिलहाल में तो नहीं देखा था। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैनमू को, जो कि फाइनली डिनर करने के बाद पहुंच चुका होता है अपने रूम पर और ये कहता है कि वाकई में अंकल हुआ ने काफी डिलीशियस फूड को बनाया था, लेकिन उसने अभी तक उनके बिल बोर्ड को ठीक नहीं किया था क्योंकि उसके अंदर जरूर से कोई न कोई खराबी होनी चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि मैं उनके लिए कल एक नए कार्ड को बनाऊंगा। चैनमू जैसे ही लेटने वाला था तभी उसको याद आता है वही बेकार से कार्ड के बारे में। उसको निकाल के देखता है और ये कहने लगता है यार मैं तो इस कार्ड के बारे में पूरी तरीके से ही भूल चुका था। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो ये होती है कि उसने अभी तक ऐसे स्ट्रेंज कार्ड को देखा ही नहीं था। इसीलिए वो आज रात इसी कार्ड के ऊपर स्टडी करने वाला है बहुत ही ध्यानपूर्वक, ताकि वो इसकी बनावट और इसकी एनर्जी के बारे में जानकारी ले सके। इसकी ऊपरी लेयर को उतारते ही वो देखने लग जाता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो कि वाकई में देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा था, क्योंकि ऐसी स्ट्रक्चर सच में किसी भी कार्ड के अंदर देखी ही नहीं गई है। और आखिर ये अमेजिंग हो ही क्यों ना, क्योंकि ये होता है असल में कार्ड ऑफ गॉड। यहाँ तक कि ये कार्ड तो अपने आप ही चमकने भी लगता है। चैनमू को देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कार्ड किसी और ही दुनिया से आया हो, क्योंकि मूनलाइट पड़ने की वजह से ये कार्ड एक अलग ही शाइनिंग मार रहा था। चैनमू कहता है कि चलो जो भी हो अब मैं इसको जरा चेक करके देखता हूँ, जिसको उसने तुरंत ही लगा लिया होता है अपने टेस्टिंग डिवाइस के अंदर, जिसको लगाने की वजह से अचानक से ही पावर्स का एक ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाई दिया था, जिसकी वजह से चैनमू के रूम का सारा नजारा ही बदल चुका था। चैनमू को ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो किसी एक बहुत ही गहरी खाई में गिरने को जा रहा हो, जिसके फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है उसी पोर्टल को, जहाँ पर हम एक गार्डियन को देख पाते हैं जो कि पहुंच जाता है अपने मास्टर के सामने, जो कि गुस्से के साथ में ये कहने लग जाते हैं कि तुम सभी के सभी बेकार हो, जिनकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो बंदा ये कहने लग जाता है कि केवल एक ही चीज है जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि हम लोग इस बाई युआन नाम की जगह से काफी सालों से सप्लाईज करते आ रहे हैं और आज तक हमारे लोगों को डिलीवरी करने में कभी भी देरी नहीं हुई, लेकिन आज अचानक से ही जो लोग आ गए थे उनके बारे में तो ये पता भी नहीं है कि आखिर वो थे कौन। तो उसका मास्टर ये कहने लगता है कि देखो तुम इस डोंगशेंग गार्ड सिटी के लीडर हो, इसी वजह से ये जो खबर है वो कहीं और नहीं जा पाई, यहाँ तक कि तुम्हारे जो काफी सारे साथी हैं वो भी मारे गए। गार्डियन कहने लगता है कि जरूर से वो लोग यहाँ पर आए होंगे गॉड्स की लेगेसी को लेने के लिए, जरूर से वो लोग प्राप्त करना चाहते होंगे उसी मिस्ट्री कार्ड को, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी दिखाई दे चुका है डोंगशेंग में। कहने लगते हैं कि लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी खबर लग चुकी होगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसी वजह से तुम्हें किसी भी हाल में उस मिस्ट्री कार्ड को ढूंढना होगा सभी लोगों के पता चलने से पहले, और हमारे बाई युआन मेंशन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनसे भी निपटना ही होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। तभी फिर वो गार्डियन इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसको अभी तक मिस्ट्री कार्ड के अपीयरेंस के बारे में पता क्यों नहीं चला। वो कहता है कि बस एक बार उसके हाथों में वो मिस्ट्री कार्ड लग जाए तो फिर इस दुनिया की हर एक ताकत उसके सामने अपना सर झुकाएगी। तभी वो जनरल को यहाँ पर बुलाता है और उससे ये कहता है सिटी में चारों तरफ ही फैल जाओ और उस मिस्ट्री कार्ड
के बारे में पता लगाओ। अगर वो कार्ड नहीं मिला तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। जिसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।